ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम प्रोग्राम में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मार्केट को देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसी है और जो है क्या लगता है मार्केट में। और इसके साथ ही साथ हम जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो मेनली इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। और इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक जो है लेक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से है और वो वहाँ पर जो है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज हमारे प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम जो है हमने उन्हें इनवाइट किया है और उनसे हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और सेशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो जो है मेरा सवाल है वो ये कि मुझे ये बताएं कि मार्केट आपको जो है इस वक्त मार्केट हाई पे चल रही है और जो है जितनी भी एनालिस्ट हैं या फिर टेक्निकल एनालिस्ट कह लें, उनका हमेशा जो मार्केट को लेके जो ग्राफ होता है वो हमेशा यही मेंशन कर रहे होते हैं कि मार्केट मजीद ऊपर ही की तरफ जाएगी। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड भी आ जाती है। तो इस तरह के सिनेरियो में और जो इस वक्त हमारा मुल्की जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें आपको मार्केट क्या लगती है, रिस्की है या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कंफर्टेबल है? थोड़ा सा सबसे पहले आप तो हमें इस हवाले से बताएं। श्योर नादिया। तो आई थिंक अगर आप देखें इन द लास्ट 1 ईयर तो मार्केट हम हमारे सबके सामने है। फ्रॉम अ लेवल ऑफ 40,000 जो इंडेक्स लेवल था, आज माशाल्लाह से we're at अराउंड 78,000 के ऊपर ही है। तो डबल ही हो चुकी है मार्केट। और इसके अंदर हमने देखा है कि बेतहाशा स्टॉक्स जो हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के, दे हैव डन रियली वेल। नाउ जो आप सवाल कर रही हैं, एंड आई थिंक ये सवाल हमें अपने बहुत सारे क्लाइंट से भी यही आता है कि मार्केट को डबल होने के बाद इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या मार्केट बहुत अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रही है तो वो ओवर बॉट है, महंगी है, तो इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। या जो लोग सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अब थोड़ा सा डर रहे हैं, हेजिटेंट हो रहे हैं कि जी इस लेवल पे हम इतनी महंगी मार्केट में पैसे डालें या नहीं डालें। तो जनरली जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वी वुड लुक एट इट एट 3 or 4 डिफरेंट लेवल्स कि जी इज देयर फर्दर अपसाइड अवेलेबल एंड मार्केट में और ऊपर जाने की गुंजाइश है या नहीं। एक तो हम जो हमारा जो मोस्ट बेसिक एनालिसिस वो ये होता है कि जी जो मैक्रो या इकोनॉमिक लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो कदरन बेहतर हो रही हैं, रिलेटिव हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, या वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डिटीरिएट हो रहे हैं। तो उस हवाले से अगर आप पाकिस्तान की असेसमेंट करें, तो हमने पिछले 22 और 23 के अंदर, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ 23 एंड मोस्ट ऑफ 22, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी देखी थी। आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, करेंसी जो आपकी रुपया का जो रेट था वो क्रैश हो रहा था। और एक पैनिक था कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, फॉरेन रिजर्व्स आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, और आपकी आईएमएफ की डील भी नहीं हो रही थी, पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी। मगर आफ्टर द आईएमएफ प्रोग्राम, जब आपने जो जुलाई में साइन किया था, और हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखी, हमने देखा कि जी इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हुए 22% पे, स्टेट बैंक ने उसको 1 साल तक बरकरार रखा उस हाई लेवल पे, और अब लास्ट मीटिंग में कट भी कर दिया है।
जो रुपये का रेट था जो 310 इंटरबैंक में चला गया था ऑलमोस्ट, वो वापस 280 के पे आके पिछले 4-6 महीने से स्टेबल हो चुका है। जो आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे सीमेंट की सेल्स, ऑटो सेल्स, पेट्रोल डीजल की सेल्स, फर्टिलाइजर सेल्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, वो बॉटम आउट होके उसके अंदर अब आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है और कहीं कहीं थोड़ी सी रिकवरी भी नजर आ रही है। तो फ्रॉम ए मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, जो एक बहुत बुरा साइकिल था, बिजनेस साइकिल जो था 2022 का सेकंड हाफ और 23 का फर्स्ट हाफ, उससे अब पाकिस्तान रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो मूविंग अहेड अगर मैं देखूं कि जी अगले सपोज 6 महीने साल में, तो इट सीम्स लाइक के इकोनॉमिक लेवल पे एक रिलेटिव स्टेबिलिटी या बेहतरी नजर आ रही है। वन के जी आपकी जो करेंसी है वो रिलेटिवली स्टेबल है। ठीक है जी, आगे जाते हुए हम थोड़ी सी देख रहे हैं कि वीकनेस या डिप्रिसिएशन होगी, मगर जो 2022 और 23 वाली जो मूवमेंट्स थी वो हमें नहीं नजर आ रही कि आगे जाके होंगी। मेनली बिकॉज अगर आप ये नया आईएमएफ प्रोग्राम साइन कर लेते हैं तो वहां से आपको फंडिंग आना शुरू हो जाएगी और आपके रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो एक मुस्तहकम लेवल पे रहेगी। तो रिलेटिव करेंसी स्टेबिलिटी इज डेफिनेटली अ गुड साइन। फिर जो इन्फ्लेशन का हमने जो पीक देखा था कि जी ऑलमोस्ट 40% पे था, जो लास्ट नंबर्स हमने देखे हैं वो अराउंड 12% पे हैं। तो ये ऐसे ही 10-15% के दरमियान अब रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपकी इन्फ्लेशन भी अब लोअर लेवल पे स्टेबलाइज हो रही है कंपेयर टू जो 6 महीने या 8 महीने पहले थी। और ऑफ कोर्स जो हमने पहली दफा देखा कि जी इंटरेस्ट रेट का कट हमें नजर आया जून के महीने में कि 1.5% वहां पे कट हुआ, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 6 महीने साल में ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही आएंगे। तो उसके अंदर आपका जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पहिया है या जो साइकिल है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। तो पहला तो ये सेगमेंट है जो हमने देखा कि जी मैक्रो लेवल पे हमें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस है कि जी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months स्टेबिलिटी है। तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ठीक है जी। सेकंड लेवल की जब हम बात करते हैं, फिर हम सेक्टर लेवल या कंपनी लेवल पे जब देखते हैं, तो आप वैल्यूएशंस को जनरली देख रहे होते हैं, आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख रहे होते हैं, आप अपने मल्टीपल्स को देख रहे होते हैं, प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल क्या है, प्राइस टू बुक का मल्टीपल क्या है, अर्निंग्स यील्ड क्या है, आपको किन सेक्टर्स में ग्रोथ नजर आ रही है, किन सेक्टर्स में नहीं नजर ग्रोथ आ रही। तो उस हवाले से भी आपको रिलेटिव कंफर्ट है। बिकॉज अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म अर्निंग मल्टीपल हैं वो अराउंड 7-8 के करीब होते हैं। और अगर आप जो इंडिविजुअल साइकिल्स के पीक पे हमने 10, 11, 12 के भी मल्टीपल्स देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इवन दो आज मार्केट डबल हो चुकी है, आपका जो मल्टीपल है वो अभी भी 4-4.5 के लगभग है। तो अभी भी मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से, जो पाकिस्तान के अपने एवरेजेस, उससे निस्बतन नीचे चल रही है। तो मार्केट इवन दो इंडेक्स आपको लग रहा है कि जी वो ऑल टाइम हाई पे है, मगर वैल्यूएशन जो है मार्केट की वो अभी भी बहुत सस्ती है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। और आप अभी भी मार्केट में आज जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप कंपनीज एंड स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको 15% और उससे ऊपर की यील्ड भी दे रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी अट्रैक्टिव। ये जो हमें 20-22% की जो आदत पिछले एक साल से पड़ गई है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये बहुत अनयूजुअल या एबनॉर्मल किस्म का रेट है, ये इस तरह के रेट होते नहीं है। तो 15% के ऊपर अगर कोई आपको यील्ड दे रहा है पाकिस्तान की कोई बड़ी कंपनी, तो दैट्स आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। तो ये जो सेकंड लेवल की मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, कंपनी लेवल पे, कि जी कंपनीज की अर्निंग्स अगर आप बैंक्स को देखें, आप ईएनपी कंपनीज को देखें, फर्टिलाइजर कंपनीज को देखें, इनकी अर्निंग्स आर जनरली ओके। और जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं लाइक सीमेंट एंड स्टील एंड ऑटोज एंड ग्लास और इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ रिलेटेड हैं, इनकी अर्निंग्स भी प्रोबेबली बॉटम आउट होके अब स्टेबलाइज होना शुरू होंगी। और आगे जाके अगर रेट्स कट होते हैं और थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इनकी अर्निंग्स शायद थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो आप इन्वेस्टर को कह सकते हैं कि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि जी मार्केट अभी भी चीप है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर आप सेक्टर बाय सेक्टर ध्यान बना सकते हैं कि जी some sectors will continue to generate good growth, good dividend yields are on offer। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। तीसरी चीज जिसके ऊपर हम नजर रखते हैं जनरली वो ये होती है कि आपके पास लिक्विडिटी क्या है, कि कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है
और वो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर फ्लो करेगी या नहीं कर रही, और आगे जाके कर सकती है या नहीं कर सकती। तो पहले अगर आप डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात करें तो मैं तो कहूंगा कि आज भी इवन दो मार्केट 40 से 80,000 हो गई है पिछले एक साल में, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इवन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो नॉर्मली इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, उन्होंने अपनी कोई खातिर ख्वाह एलोकेशंस बढ़ाई नहीं है टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है ना। अगर मैं H&Ws की बात करूं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, मैं इंस्टीट्यूशनल मनी की बात करूं जो इंश्योरेंस कंपनीज के पोर्टफोलियोज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, उन्होंने अपनी जो एलोकेशंस जो कम करी थी पिछले 3-4 साल में शायद थोड़ी सी बढ़ाई हो, मगर अभी भी दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जनरली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके अराउंड 30 to 40% एलोकेशन होती है एक्विटीज में। ठीक है जी। अब आप इनके जो लास्ट अगर जो लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो उनकी करंट एलोकेशंस एक्विटीज में मे बी 10 से 15% हो, राइट। तो वो 30-40% पे होती थी, वो आज आज भी 10 से 15% पे चल रही हैं, राइट। तो सिग्निफिकेंटली लोअर। लास्ट टाइम जब मार्केट ने अपना पीक मारा था 2017 में 52,000 पॉइंट पे, तो म्यूचुअल फंड्स जो थे जो आज 2 खरब रुपए से ज्यादा मैनेज करते हैं, उनकी जो एक्विटी फंड्स की तरफ जो एलोकेशन थी वो अराउंड 50% थी, कि जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो सारा पैसा था उसमें से तकरीबन आधा स्टॉक फंड्स में लगा होता था। आज अगर मैं उसकी परसेंटेज देखूं वो 10% के नीचे है। तो अभी भी यानी वो कहाँ 50% कहाँ 10%। तो इवन अगर आप लोकल इन्वेस्टर की लिक्विडिटी देखें, बहुत लिक्विडिटी है साइडलाइंस पे जो मार्केट में आ सकती है। ठीक है जी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी को ट्रिगर करने के लिए वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से गायब हो चुका था, बल्कि अगर आप डेटा निकाल के देखें 2014 के बाद 15 से तकरीबन 23 तक फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलर था पाकिस्तान में, और वो उसने मार्केट से कोई $2 बिलियन की नेट सेलिंग करके गया था। 2024 ये जो फिस्कल ईयर, ये जो हमारा माशी साल जो अभी खत्म हो रहा है 30 जून को, इसके अंदर आई थिंक 10 साल के बाद या इवन लॉन्गर 10-12 साल के बाद गोरा जो है इतनी बड़ी नेट बाइंग करके गया है, अराउंड $150 मिलियन के करीब की उन्होंने इस माशी साल में नेट बाइंग करी है। तो दैट शोज के फॉरेन इन्वेस्टर का भी अब लिक्विडिटी जो थी वो फ्लो होना शुरू हो गई है। तो फॉर अस एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एंड एडवाइजर्स दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि जी लोकली डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी पैसा अवेलेबल है मार्केट में लगाने के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टर की भी इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीजें जब आप अपने पास रखते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे रिलेटिव स्टेबिलिटी, बिजनेस साइकिल थोड़ा सा बेहतर है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत हैं, मगर मैं अभी बिजनेस साइकिल की बात करूं। फिर आप कंपनी लेवल पे वैल्यूएशन देखें तो रिलेटिवली सस्ती है, और आपके पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिक्विडिटी मार्केट में काफी गुंजाइश है कि फ्लो हो सकती है। तो आई थिंक दीज 3 फैक्टर्स अगर आप किसी को बताएं कि जी इफ यू आर लुकिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट और आपका व्यू है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर या लॉन्गर, तो आप इन 3 चीजों को जब देखेंगे तो आपको काफी कंफर्ट मिल सकता है कि आज भी मार्केट में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और कंपेयर टू अदर एवेन्यूज द स्टॉक मार्केट शुड डेफिनेटली बी एक्सप्लोर्ड। सही। अच्छा सर, यहाँ पर ज़रा से ये मुझे बताएं कि जैसे ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि ओजीडीसी की जो अभी जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने 82 अरब की जो सर्कुलर डेब्ट के जो मामला थे, तो उसमें मुझे ये बताएं कि एडजस्टमेंट जो न्यूज़ आई है उसमें एडजस्टमेंट कितना होगा, और जो है कितने जो है कितना कैश जो है वो डिविडेंड में क्या दिया जाएगा। तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताएँ कि इसमें क्या मामलात हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी डिविडेंड के हवाले से? देखिए आई थिंक ऑब्वियसली इसके ऊपर स्पेकुलेट करना कि डिविडेंड कितना बटेगा, आई थिंक वो शायद इज हार्ड टू से, बट इसके अंदर डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जिस खबर की आप बात कर रही हैं, ये जो गवर्नमेंट ने काफी साल पहले क्या किया था कि जब ओजीडीसी की सर्कुलर डेट के रिसीवेबल्स खड़े हो गए थे बिकॉज उसको पैसे नहीं मिलते थे आगे से, जब वो अपना गैस और ऑयल जो बेचता था एनर्जी चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और अपनी ओएमसी
को। तो इसके रिसीवर्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ओजीडीसी को टीएफसीज इश्यू कर दिए थे, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी, कि ये जी एक किस्म का आईओयू होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके अंदर आपके पास एक ऑब्लिगेशन होती है कि जी आप पेमेंट्स करें। तो वो ओजीडीसी की बैलेंस शीट पे थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कोई पेमेंट कर नहीं रही थी जो उसकी होती है। तो अब गवर्नमेंट ने बेसिकली उनको ये कहा है कि जी ये जो 80-90 अरब रुपए के जो हमने आपको टीएफसी दिए थे सर्कुलर डेट के मद में, उसको हम अब सेटल कर देंगे। और उन्होंने उसकी एक स्ट्रक्चर दिया है कि जी जो इसका प्रिंसिपल है वो हम आपको पहले क्लियर करके देंगे, जो फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट थी उसका हमने आपको एक स्केड्यूल दिया है कि जी वो नेक्स्ट ईयर से हम आपको पेमेंट्स करेंगे। और ओजीडीसी ने इन रिटर्न कहा है कि जी जो लेट पेमेंट की जो पेनल्टी थी मैं फोरगो कर देता हूं। तो इसके अंदर फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव ओजीडीसी पे एज सच इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट इसके अंदर डेफिनेटली क्या होगा कि ओजीडीसी की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, बिकॉज इसको अगर कैश पेमेंट मिल रही है एज अगेंस्ट एनीथिंग जो उसकी बैलेंस शीट पे सिर्फ एक पेपर या एंट्री हुई हुई थी, उसके अगेंस्ट उसको गवर्नमेंट अब कैश देगी। तो इससे डेफिनेटली ये होगा कि जी जो इसकी जो डिविडेंड स्ट्रीम है ओजीडीसी की मूविंग फॉरवर्ड वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है। और आपको याद है, और शायद आपके जो ऑडियंस हैं उनको भी शायद याद होगा कि ये पिछले आइड से एटलीस्ट अब तकरीबन 1 साल से ये एक प्लान जो है हमें पता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी सर्कुलर डेट के हवाले से, जिसके अंदर वो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। वो प्लान जो था वो ये था कि जी हम सुई कंपनीज एसएनजीपी एसएसजीसी के अंदर इंजेक्शन करेंगे, फिर हाँ सुई कंपनीज जो है अपने जो पेएबल्स हैं टू द ईएनपी कंपनीज एंड टीएसओ एक्सेट्रा वो उनको क्लियर करेंगी। फिर जब ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ के पास पैसे गिरेंगे सुई कंपनी से, तो वो फिर डिविडेंड दे देंगे, और वो डिविडेंड जो है बिकॉज गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट के पास डिविडेंड वापस चला जाएगा। तो एक ये साइकिल बन जाएगी कि गवर्नमेंट ने इंजेक्शन करी सुई में, सुई ने ईएनपी कंपनीज को पेमेंट करी, ईएनपीज में डिविडेंड दे दिया और वो गवर्नमेंट के पास पैसे वापस चले गए। इसके अंदर ऑब्वियसली हुआ क्या था कि इनकी स्टॉक प्राइसेस में तेजी आई थी। ओजीडीसी में भी हमने हलचल देखी थी, पीपीएल में भी हमने देखी थी कि जी मूवमेंट आई थी, बिकॉज जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अगर ये डील हो जाती है और ये ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कर देती है तो हमें एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड पे आउट मिल जाएगा। आपको उस टाइम पे लोगों को याद भी होगा कि जो रिपोर्ट्स आती थी, कोई कहता था जी 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए पर शेयर के डिविडेंड्स ये वन शॉट में दिए जाएंगे, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे। वो अनफॉर्चुनेटली जाहिर है वो डील मटेरियलाइज अभी तक तो नहीं हुई कि जी इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने करी हो। मगर इसके ऊपर अगर आप देखें कि ये जो डेवलपमेंट है ओजीडीसी की, फिर गवर्नमेंट ने जो थोड़े से टफ मेजर्स लिए हैं पिछले 6 महीने साल में, जहाँ पे पावर टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, गैस टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, थोड़ी बहुत रिकवरीज के ऊपर कोशिश की जा रही है कि इनको इम्प्रूव किया जाए। अब आप जाहिर आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी बिजली के रेट बढ़ाना, गैस के रेट बढ़ाना ये सही है गलत है इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, मगर अगर मैं सर्कुलर डेट के हवाले से बात करूं तो शायद इसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आए। हमने ये भी देखा कि थेफ्ट के अगेंस्ट काफी गवर्नमेंट ने ड्राइव्स करी कि जी इनको कर्टेल किया जाए। तो अगर सर्कुलर डेट का बिल्डअप जो है स्लो डाउन हो जाता है या इसको रोक दिया जाता है, और जो पुराने रिसीवेबल्स हैं जो खड़े हुए हैं इन बड़ी कंपनीज के बैलेंस शीट्स पे, ये अगर सेटल किए जाएं, पार्शली भी सेटल किए जाएं, तो आपकी जो एनर्जी चेन की जो वैल्यूएशंस हैं वो अनलॉक हो सकती हैं। और मेरे हिसाब से अगर सपोज आप ध्यान बना रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, या कोई भी देख रहा है मार्केट को कि जी ये मार्केट जो है 80,000 से 1.5 लाख की हो जाए, या जो भी आप ध्यान बनाएं कि यहाँ से आगे कैसे ये चलेगी, मल्टीपल री रेट होंगे, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट होगा इस मार्केट को ऊपर ले जाने में वो एनर्जी चेन का ही होगा। तो अगर गवर्नमेंट सर्कुलर डेट पे कोई बड़े मूव्स करती है कि जी कोई बड़ा इंजेक्शन करती है और सर्कुलर डेट के रिसीवेबल्स सेटल करती है, डिविडेंड्स निकलते हैं, तो इसमें से जो आपकी जो ईएनपी कंपनीज ओएमसी कंपनीज की जो वैल्यूएशंस के ऊपर जो बेहतरी आएगी और जो पे आउट्स होंगे, तो वो ही मार्केट को खींचेंगे और उसके साथ फिर आई थिंक बाकी भी सेक्टर्स चलेंगे। तो दिस विल रिमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म एजेंडा एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न्ड कि जी अगर मैं आगे के लिए ध्यान बना रहा हूं तो सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम करना इनको जरूरी होगा, अगर आपको मार्केट को नए हाईज बनाती रहे और इंशाल्लाह 100,000 क्रॉस करे।
सही। अच्छा सर, अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, अब यहाँ पर जो है डैम्स के हवाले से भी है। अगर मैं अमाउंट मेंशन करूँ, 70 अरब 50 करोड़ रुपए जो है डैम्स बनने के लिए जो है वो अभी रिलीज़ की है। गुज़िश्ता रोज़ पहले गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। तो उन डैम्स के नाम भी है, एक मोहम्मद डैम है, एक तरबेला डैम फ़ेज़ 5 है और एक दासो डैम है। तो इन डैम्स को बनने के लिए जिन सीमेंट फैक्ट्रीज़ को जो है जो फंड दिए गए हैं, उनके लिए ये कितनी बेनिफिशियरी रहेगी, कितनी बेनिफिट्स रहेंगे उनके लिए? और जो है थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है? थोड़ा-सा इस हवाले से जो है हमारे नाज़रीन को बताएँ। तो इसके अंदर देखें, पहले तो अगर हम बात करें कि जी वाई आर डैम्स इम्पोर्टेंट, या जब भी गवर्नमेंट कोई हुँ, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट करती है तो वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो है, ऑब्वियसली या किसी भी मुल्क में जनरली टू सोर्सेज ऑफ डिमांड होती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट हो या स्टील हो या ग्लास और एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं। हुँ, एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है और एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है जी। हुँ, तो हम जो अगर प्रीवियस ईयर्स में देखें, तो जो डिमांड आपको मिलती थी प्राइवेट सेक्टर से भी आपको एक अच्छा बूम नजर आ रहा था, और आपको पब्लिक सेक्टर से भी एक प्रोजेक्ट्स की, डैम्स की, डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स की आपको फंड्स रिलीज होते थे। तो उससे ज़ाहिर डिमांड क्रिएट होती थी, सीमेंट वालों की सेल्स बढ़ती थी, स्टील वालों की सेल्स बढ़ती थी, और उनकी ज़ाहिर अर्निंग्स जनरेट होती थी। हुआ क्या है ऑब्वियसली इन द लास्ट ईयर और टू, कि प्राइवेट सेक्टर की डिमांड एक तो कोलैप्स हुई। ठीक है जी। हुँ, हमने ये भी देखा कि जो सीमेंट और स्टील की जो रेट्स थे वो बहुत महंगे हो गए, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे ही स्लो डाउन हो गई थी। आपने खुद सुना होगा कि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, जो अपार्टमेंट्स बन रहे होते थे, तो फॉर एग्जांपल आपने अपनी फॉर एग्जांपल बुकिंग खोली कि जी आप 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बुक कराएं इंस्टॉलमेंट्स पे। वो मगर जब उसने जो कॉस्टिंग जो डेवलपर ने की हुई थी, वो 2 करोड़ की, उसको पता चला कि जी ये तो अब वायबल ही नहीं है 2 करोड़ में बेचना। ठीक है जी। तो फिर उसने अपने इन्वेस्टर्स को बोला कि नहीं जी, ये जो 2 करोड़ नहीं है, तो 2 करोड़ 50 लाख में आपको भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने डिफॉल्ट ही कर दिया हुँ, अपनी पेमेंट्स पे। ठीक है जी। तो वो प्रोजेक्ट्स ही रुक गए। ठीक है जी। फिर आपको जो स्पेशली जैसे साउथ जोन में आप देखें कि कराची में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो तो बहरिया टाउन थी। हुँ, बैरियर टाउन के अपनी लीगल ट्रबल स्टार्ट हो गए थे, तो वहां पे जाहिर इम्पैक्ट पड़ा था। बिल्कुल। अम, फिर आप अगर पब्लिक सेक्टर पे आए, और पाकिस्तान में सीमेंट के लिए देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को कंटेन करने के लिए, आईएमएफ टारगेट्स को मीट करने के लिए, उसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अग्रेसिवली स्लैश करना पड़ा। तो वहां पे जो भी उसने एलोकेशंस दी थी, उसने फिर वो बांटी नहीं। तो ये दो तीन जो इम्पैक्ट या जो डेवलपमेंट्स हुई, उससे सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड, ये हमने देखा कि ये निस्बतन अब नीचे आ गई है। अब अगर आप देखें गोइंग फॉरवर्ड, आपने डैम्स की बात करी, डैम्स के अलावा गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर तकरीबन 1.4 1.5 ट्रिलियन रुपीस का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट दिया है। ठीक है जी। कि हुँ, हम तकरीबन 1.5 खरब रुपए इस नए माली साल में हम खर्च करेंगे, विच इज अ मैसिव, ये रिकॉर्ड इन्होंने अनाउंसमेंट एलोकेशन करी है। हुँ, बट आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, पिछले चंद सालों की, या इवन पीछे भी चले जाएं, तो हुँ, आपको ये पता होगा कि जी जितनी अनाउंसमेंट होती है उतनी स्पेंडिंग कभी नहीं होती। ठीक है जी। और जो हमारी अपनी असेसमेंट वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने बजट्स अनाउंस किए हैं अभी, ठीक है ना, बहुत अग्रेसिव इनके टारगेट्स हैं कि 30-40% की इनको रेवेन्यू में ग्रोथ चाहिए। ठीक है जी। और इनके लिए जो मसला वो ये होगा कि इन टारगेट्स को मीट करना, जो आईएमएफ के भी टारगेट्स हैं, और हुँ, आपको नया आईएमएफ प्रोग्राम भी साइन करना है, तो हुँ, इट विल बिकम डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन फॉर देम टू मीट दीज टारगेट्स, डिस्पाइट इन्होंने जो भी अभी टैक्सेस सैलरीड क्लास और इन पे जो और ज्यादा लगा दिए हैं, पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पे बढ़ा दिए, डिस्पाइट दिस इनके लिए बहुत मुश्किल होगा मीट करना। तो होगा क्या कि जब आपके रेवेन्यू टारगेट नहीं मीट हो रहे होंगे, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? आप कहते हैं कि जी फिर मैं अपने एक्सपेंडिचर्स कट करूं। अब जो गवर्नमेंट अपनी जो अयाशी के एक्सपेंडिचर्स तो नहीं कट करती कभी,
मगर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का जो बजट होता है वो हमेशा कट होता है। ठीक है जी, तो उसके अंदर हो सकता है कि नॉर्मली वो 50-60% वो स्पेंड ही ना हो, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर की जो डिमांड होती है फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील और ये सारी चीजों की, वो कम होगी कंपेयर टू जो वो पेपर पे बता रहे हैं हमें। ठीक है ना। अब ये चीजें सब हमारे सामने हैं कि जी गवर्नमेंट का बजटरी कंस्ट्रेंट है, तो शायद वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर वैसे ही अंडर प्रेशर है, लोगों की अभी कैपेसिटी नहीं है कि जी अपार्टमेंट्स और घर और कंस्ट्रक्शन करें। वैसे ही नई टैक्सेस आपने लगा दी हैं रियल एस्टेट के ऊपर इस बजट के अंदर। तो सीमेंट की डिमांड मेरे हिसाब से बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। मगर इसके ऊपर ये उम्मीद रखना कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं वो एकदम से जो ये अभी 50-55% हैं वो कोई 70-80-90% हो जाएंगे इन दिस नेक्स्ट 1 ईयर। आई थिंक दैट इज ओवर ऑप्टिमिस्टिक। यस, एक बॉटमिंग आउट हो गई है शायद डिमांड की, वो ग्रेजुअली शायद थोड़ी सी बहुत रिकवरी करेगी। बट इट्स आई थिंक फॉर एनी इन्वेस्टर जो इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दे शुड अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो एक ग्रेजुअल हो। और इनकी भी जो डिमांड और इनकी जो ऑफ टेक और सेल्स हैं वो भी एक ग्रेजुअल तरीके से रिकवरी करेंगी। शार्प रिकवरी होना मुश्किल है। सही। अच्छा सर, जहाँ पर हम सीमेंट की हमने बात की, वहाँ पर हम थोड़ा सा स्टील के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि मुगल स्टील हो गया, INIL हो गया, ISI हो गया, इन तीनों कंपनीज की जो वर्किंग मॉडल है, थोड़ा सा इसके हवाले से कि इनमें क्या डिफरेंशिएट है इनके वर्किंग मॉडल में। और दूसरा ये कि आगा स्टील का बताया कि काफ़ी इसमें हम टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी एक्टिविटी हमें दिख भी रही है। तो इसका क्या आगे फर्दर फ्यूचर आप बताएंगे कि किस क्या आगे इसका फ्यूचर नजर आ रहा है? ठीक है जी। हम्म, अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज वैसे बताता चलूं कि ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग खुद पोर्टफोलियोज भी मैनेज करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट के, तो हम्म, इसके अंदर मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि ये बस मेरे ओपिनियंस हैं। ठीक है ना। तो जो भी सुन रहा है वो अपनी रिसर्च करें, खुद अपना व्यू बनाएं बिफोर दे डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हम्म, जो आपने स्टील सेक्टर की बात करी, एक तो मैं बता दूं कि जैसे व्हाट इज द डिफरेंस मुगल स्टील, आगा स्टील, ISL जो इंटरनेशनल हम्म, स्टील है, INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, ये स्टील कंपनीज में फर्क क्या है। हम्म, ठीक है जी। तो स्टील सेक्टर को अगर आप देखें तो इसके अंदर ब्रॉड कैटेगोरीज होती हैं। एक तो वो होती है जिसको हम कहते हैं ये सरिया वाले होते हैं। ठीक हम्म, है जी। तो ये लॉन्ग स्टील और फ्लैट स्टील का जो एक फर्क होता है, तो ये जो रीबार सरिया मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये मुगल एंड आगा स्टील या अमरेली स्टील, ये लिस्टेड कंपनीज हैं जो सरिया में काम करती हैं। पाकिस्तान में सरिया और जो रीबार की जो इंडस्ट्री है वो काफी फ्रैगमेंटेड है। इसके अंदर बड़े भी प्लेयर्स हैं जैसे जिन कंपनीज का आपने हवाला दिया, छोटे प्लेयर्स भी बहुत हैं, अनडॉक्यूमेंटेड, अनलिस्टेड, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्क्रैप मंगवा के सरिया बनाती हैं। ठीक है जी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शिप ब्रेकिंग, जो गडानी बीच वगैरह पे होती थी, वहां हम्म, पे वहां से स्क्रैप करके सरिया बनता था। तो देर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट क्वालिटीज। तो ये तो मुगल और अमरेली और आगा, इस तरह की कंपनीज ये इस सेक्टर में काम करती हैं कि ये सरिया का काम करती हैं बाय एंड लार्ज। और ये जैसे मैंने कहा, ये सेक्टर जो है इज अ लॉट मोर कम्पिटिटिव। इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, फ्रैगमेंटेड है, छोटे प्लेयर्स भी होते हैं, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं। अब अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊं कि इंटरनेशनल स्टील और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ये अलग सेक्टर में काम करती हैं, इवन दो स्टील कंपनीज हैं। इंटरनेशनल स्टील बेसिकली ये फ्लैट स्टील में काम करती हैं। तो इनके जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स, इनको हम कहते हैं ये HRC और CRC, बेसिकली हॉट रोल कोयल, कोल्ड रोल कोयल। तो ये लोग HRC इंपोर्ट करके इसका CRC बनाते हैं, और ये इस्तेमाल होता है गाड़ियों के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर, वाइट गुड्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं। हम्म, मगर दिस इज डिफरेंट देन सरिया। तो ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में प्लेयर्स बहुत कम हैं। ठीक है हम्म, जी। एक तो ये अगर मैं CRC और HRC जैसे प्रोडक्ट्स की बात करूं, ये जो कोयल्स बनते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान में दो बड़े प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल स्टील जो लिस्टेड है, और आयशा स्टील, ये भी लिस्टेड है। ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कोई खास प्लेयर्स हैं नहीं।
और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जो है वो एक और काम करती है, वो पाइप्स बनाती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर पाइप्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन होती है। अगर आप देखें कि पाइप्स के अंदर दो किस्म के पाइप्स होते हैं, एक तो बड़े पाइप्स होते हैं जो ट्रांसमिशन के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, सॉरी ट्रांसमिशन के होते हैं, और एक छोटे पाइप्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। तो INIL जो है प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन के पाइप्स बनाती है, जो छोटे डायमीटर का पाइप होता है, जो perhaps घरों में लगता है गैस की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और एक और लिस्टेड कंपनी है क्रेसेंट स्टील के नाम से, वो ट्रांसमिशन के पाइप्स बनाती है। तो वो जो बड़े पाइप्स होते हैं जो SNGP या SSGC के, या बड़े वाटर प्रोजेक्ट जैसे K4 बन रहा है, वाटर पाइपलाइन बिछ रही है, वो उस तरह के ट्रांसमिशन पाइप्स बढ़ाते हैं, बड़े वाले। तो स्टील सेक्टर के अंदर भी आप देखें तो वो हर कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रही, डिफरेंट डिफरेंट वो सेगमेंट्स में काम कर रही है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं अपनी। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा अब हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं चाह रही थी कि यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के ऊपर। ऑटो सेक्टर में अभी जो है एक नया, जैसे कि हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स का एक जो है वो आ रहा है, और ऐसा हमें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में जो है इलेक्ट्रिक कार्स ही जो है उनकी हो सकता है डिमांड ज़्यादा हो जाए। तो जी मुझे ये बताएं कि अगर जैसे अभी बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि कुछ इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने बाहर से मंगवाई भी हैं, जैसे हब है, हब पावर का भी है कि उन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इस तरह से। तो मुझे ये बताएं कि BYD के फिर साथ। आने वाले टाइम में ये जो सुजुकी हो गई, होंडा कार्स हो गई, तो इनका जी आपको क्या फ्यूचर नजर आता है, क्या मामलात रहेंगे? अच्छा, आई थिंक फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो इज दैट कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो हम्म, एक ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एंड इवन ग्लोबली इट इज स्टिल अ रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट, अगर आप देखें भी, राइट। और इसकी जो अडॉप्शन है कुछ मुल्कों में हमने ज़्यादा देखी है, मगर ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो इसकी अडॉप्शन है वो अभी बहुत बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। और हम्म, इसका प्राइमरी रीजन तो यही है कि जी EV कार जनरली जो है वो महंगी होती हैं कंपेयर टू जो आपकी नेचुरल जो आइस कार्स जिनको हम कहते हैं ना, इंटरनल कंबस्टिबल इंजन की जो कार्स होती हैं जो पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, तो दे आर सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव। तो जाहिर है दैट मीन्स अगर आप देखें कि वैसे ही ऑटो की जो डिमांड है, अदर देन अ कपल ऑफ ब्रांड्स, जैसे हमने देखा कि साजगार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मगर बाय एंड लार्ज ऑटो कंपनीज ने अपनी जो सेल्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिप और डिक्लाइन देखा है, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो फंस गया है कि एक तो परचेसिंग पावर कम हो गई है, हम्म, तो लोगों ने ज़ाहिर नई गाड़ियां लेना कम कर दी हैं। ऑफ कोर्स जो फाइनेंसिंग रेट्स हैं इतने हाई हैं, तो ज़ाहिर फाइनेंस के लिए भी वो वायबल नहीं होती कि बंदा कोई 20-22% पे बोरोइंग करके गाड़ी खरीदे। तो इवन जो आपकी रेगुलर कार्स हैं उनकी डिमांड कम है। तो मेरे हिसाब से EV इज प्रोबेबली समथिंग दैट दीज कंपनीज आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन, और ये इसके अंदर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हैं। मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज स्टिल अ वेरी मच अ नीश प्रोडक्ट, ये एक बहुत स्मॉल सेगमेंट है मार्केट का। यस, आप ये कह सकते हैं कि जो इसके अंदर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करे इस सेगमेंट के अंदर, वो शायद एक अच्छे मार्जिन के साथ इसमें काम कर सकता है। Magar in terms of volumes, I think electronic vehicles in Pakistan will probably remain a small segment of the market for many years. हम्म, One, because of the cost. Secondly, also because of the infrastructure. कि आपके पास ज़ाहिर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए इसकी, जो भी इनकी जो ज़ाहिर जो पीछे जो पार्ट्स होते हैं या मेंटेनेंस होती है, इवन तो हमें बताया जाता है कि जी EV की रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत कम होती है, मगर इसकी जो पूरी सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग, ये पाकिस्तान में अभी इन्फेंसी स्टेज पे है। तो आई थिंक इन द इमीडिएट फ्यूचर मुझे ऐसा कोई थ्रेट नजर नहीं आता कि जी EV कार्स जो हैं जो प्रेजेंट करती हैं पेट्रोल और डीजल कार्स को। हम्म, मगर यस, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में अगर आप देखें, अगर ये एजेंडा इंटरनेशनली अडॉप्ट होता है कि जी क्लाइमेट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और इस तरह की इनिशिएटिव्स की जो ग्रीन इनिशिएटिव्स होते हैं, इसकी वजह से अगर आप EV कार्स को इंसेंटिव्स देते हैं, तो फिर हो सकता है कि इनकी अडॉप्शन बढ़ती जाए। राइट। अच्छा, ऑटो सेक्टर के हवाले से मुझे ये बताएं कि ऑटो सेक्टर ने जितना परफॉर्म किया है
उस हिसाब से जो है जो उनकी सेल है क्या वो इम्प्रूव हुई है? पार्क सुजुकी के डीलिस्ट होने के बाद जो है हमने देखा कि गैल, जीजीएल, दीवान मोटर्स, होंडा कार्स, इन सब की परफॉर्मेंस नजर आई। तो क्या ये परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है अपनी साइट को? देखें, अगर आप लेटली जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे आई थिंक हमारे पास मई के अंदर जो नंबर्स आए थे, तो उसके अंदर आप जो है एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देख रही हैं इन सेल्स, राइट। तो अगर आप generally अगर ऑटो वालों की अगर मैं बात करूं, तो देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के इनकी जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग्स, अगर कोई असेसमेंट करना चाह रहा हो कि ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं, बेहतरी हो रही है नहीं हो रही। वन इज दैट के यू नीड टू लुक एट के जो रुपी और डॉलर की जो पैरिटी है और वहां पे जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स हैं वो किस तरह हो रही हैं, राइट। तो इन एन एनवायरनमेंट, बिकॉज ये जैसे ये हमारे जो गाड़ी वाले हैं, ये एसेंशली असेंबलर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स तो हैं नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। कोई क्लेम करता है कि जी मेरी लोकलाइजेशन इतनी है 50% 60%, मगर फैक्ट रिमेन्स इज दैट के एक बड़ा चंक जो भी हमारी पाकिस्तान में जो आज रोड पे गाड़ी है, वो इम्पोर्टेड पार्ट्स के ऊपर वो गाड़ी चल रही होती है। और हमारे यहाँ मेनली सीकेडी किट्स मंगवाए जाते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स जिनको हम कहते हैं, और उनको असेंबल किया जाके बेचा जाता है मार्केट के अंदर। तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स। तो जब भी एक्सचेंज रेट के अंदर आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही होती है, तो दिस क्रिएट्स एन इश्यू फॉर एनी ऑटो असेंबलर इन पाकिस्तान, बिकॉज जाहिर है अगर आपने ऑर्डर्स लिए हुए हैं और आप पीछे से अपना माल मंगवा रहे हैं और रुपी जो है उस टाइम पे टूट रहा है, तो जाहिर है आपकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इज गोइंग अप, तो उसके ऊपर आपके जो मार्जिन हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको एक्सचेंज लॉसेस हो रहे हैं, एक्सेट्रा। तो एक तो एक्सचेंज रेट के ऊपर आप नजर रखें, ठीक है ना। हमने ऑब्वियसली देखा था कि 2022-23 में बहुत वॉलेटिलिटी थी, अब वो पिछले 6 महीने साल में बहुत स्टेबलाइज हो गया है। दैट इज अ मटेरियल पॉजिटिव इफ यू आर एन ऑटो मैन्युफैक्चरर, बिकॉज आपके पास जो मार्जिन के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो एक्सचेंज गेन लॉस का जो एलिमेंट था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। The other thing, of course, to see is के what sort of financing rates are there prevalent in Pakistan, ठीक है जी। Because अगर आप and now this depends, हर manufacturer या assembler rather का different mix होता है उसकी sales में, मगर a significant chunk varying maybe from 20 to 40% of जो auto sales होती हैं वो financing पे जाती हैं, ठीक है जी। तो जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो वो फाइनेंसिंग का एलिमेंट और वो जो डिमांड वहां से जनरेट होती है वो कम हो रही होती है, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे होते हैं तो उस डिमांड को एक पिकअप मिलता है। तो जाहिर है हमने ये भी देखा कि जी ड्यूरिंग 2022-23 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और वो अपने ऑल टाइम हाईस पे चले गए थे। तो जो फाइनेंसिंग और स्टेट बैंक ने अपने रूल्स भी काफी चेंज किए थे इन टर्म्स ऑफ जो लिमिट्स अवेलेबल थी फाइनेंसिंग की, एक्सेट्रा। तो वहां पे जो ऑटो डिमांड फ्रॉम फाइनेंसिंग वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई थी। अगर आप डेटा भी निकाल के देखें तो जो ऑटो लोन्स का जो नंबर है वो मुसलसल पिछले 2 साल से ड्रॉप हो रहा था, राइट। तो इसका मतलब था कि जी लोग बोरो करके गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। तो अब इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन जो है वो अब वापस नीचे की तरफ आए, तो दैट मीन्स के once interest rates start coming down to a more reasonable level, तो मैं फाइनेंसिंग की बात कर रहा था। तो जब जाहिर है अब इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन इज इन द राइट वे के वो अब नीचे आने की तरफ होंगी, तो वी विल सी होपफुली इंशाल्लाह कि जो ऑटो फाइनेंसिंग की डिमांड है वो पिकअप होना शुरू होगी। ठीक है, अभी अभी भी 20.5% का रेट है, तो शायद इस पे अभी लोग बोरो नहीं करेंगे, मगर गोइंग अहेड वंस रेट स्टार्ट कमिंग डाउन मे बी इनटू द मिड टीन्स, 15-16% पे आपको जब रेट अगर सपोज आ जाते हैं अगले 6-8 महीने में, तो उसकी डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फॉर द ऑटो सेक्टर। तीसरी चीज जो आपको देखनी पड़ती है इज दैट के जाहिर कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर क्या है। अगर आप देखें अब इन द रिसेंट पास्ट, तो जो अर्बन फोकस्ड जो कंपनीज हैं, यानी जो शहर के कंज्यूमर को गाड़ियां बेचती हैं, अदर देन अ कपल ऑफ कंपनीज जिनके मॉडल्स हिट हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा था अपनी सेल्स में। आप अगर कंपेयर करें हाउएवर टू कंपनीज जिनका मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अर्बन और रूरल के दरमियान,
वो निस्बतन कम हिट हुए, वो उन्होंने भी हिट ली मगर निस्बतन कम ली। तो फॉर एग्जांपल आप ट्रैक्टर सेल्स देखें, कंपैरेटिवली वो कम गिरी, राइट, कंपेयर्ड टू पैसेंजर व्हीकल्स। या अगर फॉर एग्जांपल यू लुक एट अ कंपनी लाइक इंडस मोटर्स, जो बिकॉज टोयोटा का ब्रांड रूरल सेगमेंट में काफी बिकता है, टोयोटा करोला जो है, और जो वीगोस और हाइलक्स, ठीक है ना, वो रूरल एरियाज में काफी इस्तेमाल होती हैं। तो जो रूरल कंज्यूमर था, बिकॉज आपकी एग्रीकल्चर के अंदर एक स्ट्रांग रिकवरी आई थी, प्राइसेस हाई थी, ठीक है जी, क्रॉप्स अच्छे थे, वीट का क्रॉप अच्छा था, राइस के क्रॉप अच्छे थे, आपने एक बम्पर क्रॉप्स देखे आफ्टर द फ्लड्स, ठीक है जी, तो उनके पास रिलेटिवली बेहतर परचेसिंग पावर थी। तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को भी असेसमेंट करना जरूरी है कि वो गाड़ियां खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो मेरे हिसाब से जो अर्बन कंज्यूमर है उसकी रिकवरी स्लो होगी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, बिकॉज महंगाई ने उसको बहुत हिट किया है पिछले 2 सालों में। और अब जो टैक्सेस लग रहे हैं मेनली सैलरी क्लास पे, कल भी जो हमने देखा एक और 10% एडिशनल सरचार्ज लगा दिया उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर उनके टैक्स पे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट उनकी पड़ता रहेगा। तो और रूरल कंज्यूमर का हमें ऑब्वियसली असेसमेंट करना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन उनके पास जो क्रॉप्स साइकिल है वो किस तरह चल रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम ऑटो सेक्टर का ध्यान बना रहे हैं कि जी इनकी अर्निंग्स किस तरह होंगी गोइंग फॉरवर्ड, तो इन 2-3 चीजों पे आप नजर रखेंगे। नाउ जो मार्केट में जो ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज के अंदर जो मूवमेंट हुई, राइट, और आपने डिफरेंट कंपनीज का नाम लिया कि जी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, दोज वर वन ऑन एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है, वो डिस्काउंटिंग कर रही होती है फ्यूचर को। तो लोगों ने जब देखा कि जी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, करेंसी स्टेबलाइज होना शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होना शुरू हो गए हैं, और क्या कहते हैं आगे जाते हुए शायद गिर जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, और क्या कहते हैं आपके जो रूरल कंज्यूमर है उसको एक अच्छा क्रॉप साइकिल मिला, और वहां से उसकी थोड़ी बहुत डिमांड हो गई स्टार्ट, और उसने जब सेल्स में देखा कि वो बॉटम आउट होकर थोड़ी बहुत रिकवरी उनकी स्टार्ट हो गई है इन द लास्ट 2-3 मंथ्स डेटा। तो ये सारी चीजें आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि जी ऑटो सेक्टर में एक पोजीशन ली जा सकती है। और अगर आप वैसे देखें कि इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस, जनरली बड़े इंस्टीट्यूशनल जो पोर्टफोलियोज होते हैं, आई वुड से कि अभी उनके अंदर ऑटो सेक्टर की जो एलोकेशंस हैं वो प्रॉब्ली लोअर साइड पे होंगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है जी। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर सपोज इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी ने साथ दिया, तो फिर आप देखेंगे कि जी सेल्स भी पिकअप होंगी और इनकी अर्निंग्स भी बेहतर होंगी। सही। अच्छा, फिर थोड़ा-सा हम फार्मा सेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं कि फार्मा सेक्टर के ऊपर मुझे बताएँ, जैसे डॉलर रेट जो है जो बढ़ा है, तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है अपनी प्राइसेज़ बढ़ाने की, या वो विद टाइम अपनी प्राइसेज़ बढ़ा रहे हैं? तो इन सारे मामलात से जो फार्मा सेक्टर एक क्राइसिस में चल रहा था, अब वो उस क्राइसिस से निकल गया है? जी नहीं, वैसे तो मैं बताऊं पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री लगता है क्राइसिस में हो, चाहे वो कितने पैसे कमा रही हो। तो माशाल्लाह से फार्मा सेक्टर भी अच्छे पैसे ही कमा रही है, अभी भी कमा रही है, पहले भी कमा रही थी। तो इसके अंदर अगर आप देखें अगेन सिमिलर टू ऑटोज, आपने बिल्कुल सही उसको वो हाईलाइट किया कि फार्मा सेक्टर के लिए भी करेंसी मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हुँ, फार्मा सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है ये एपीआईज होते हैं, ये बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हुँ, जिससे ये दवाएं बनाते हैं, ठीक है ना, ये सारा इंपोर्टेड होता है। हुँ, चाइना और इंडिया से मेनली हम मंगवाते हैं एपीआईज जो होते हैं। हुँ, कोविड में क्या हुआ था कि जब सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई थी, तो ये ऑफन बहुत सारी दवाइयों की जो एपीआईज थे या तो वो अवेलेबल नहीं थे, या उनकी प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई थी, ठीक है जी। और उस टाइम पे फिर हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी और जो प्राइसिंग रिजीम है उसने इनको बड़ा तंग किया फार्मा कंपनीज को, बिकॉज पाकिस्तान में एक जो रिजीम वो ये था कि जी इन्होंने जो प्राइस इंक्रीज थे उन्होंने वो सीपीआई से लिंक्ड किए हुए थे और कैप किए हुए थे 8-10% के ऊपर कि जी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। और फिर आपको अगर उससे ज्यादा बढ़ानी होती है फिर आप ड्रैप के पास जाएं और कोर्ट में जाएं और अपना हार्डशिप केस का फाइल करें और आप अपना प्रेजेंट करें, और फिर आपको उसके बाद कोई डिसीजन मिलता है। तो फार्मा कंपनीज के लिए स्ट्रक्चरली ये इशू था कि अगर करेंसी
फ्लक्चुएट हो रही है कि जी एपीआईज जो हम मंगवाते हैं और हमने रुपये में बहुत फ्लक्चुएशन देखी, वो सारी उनको इम्पैक्ट लेना पड़ रहा है, मगर उनकी जो फाइनल प्राइस है जिसके ऊपर वो बेचते हैं वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करी हुई थी। तो इनके लिए जाहिर है एक इश्यू था कि जी महंगाई पीछे से कॉस्ट बढ़ रही है मगर उसको पास ऑन वो नहीं कर पा रहे लाइक दे वुड। अब हमने रिसेंटली क्या देखा है कि जो गवर्नमेंट ने जो प्राइसिंग रेजीम है वो उन्होंने निस्बतन बेहतर कर दी है फॉर फार्मा कंपनीज, राइट। तो इसके अंदर एक तो उन्होंने डीरेगुलेशन का एक एलिमेंट ले आए हैं कि जी इन्होंने कहा है कि जी ये जो एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो नॉन एसेंशियल जिसको हम कहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि जी हम डीरेगुलेट कर देते हैं, आपको जो प्राइस करनी है आप अपने हिसाब से बढ़ा लें अपनी प्राइसेस। तो डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू आर लुकिंग एट, उसका जो पोर्टफोलियो होता है इट इज कंपोज्ड of essential drugs and non-essential drugs. So for any investor who is looking to invest in the pharma sector, you should look at companies, one, जिनकी नॉन एसेंशियल जो ड्रग पोर्टफोलियो है वो उनकी सेल्स का बड़ा चंक होना चाहिए, 30, 40, 50, 60% हो, तो उनको इम्पैक्ट भी नजर आएगा बिकॉज दे कैन नाउ इंक्रीज प्राइसेस। सेकेंडली यू शुड लुक एट कंपनीज अगेन, फार्मा कंपनीज के अंदर जिनका मार्जिन के अंदर रिलेटिवली स्टेबिलिटी हो, यानी वो अच्छे और बुरे टाइमों में एक अच्छे मार्जिन के साथ काम करते हैं, दैट शोज कि जी उनकी मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा है। और ऑब्वियसली जो तीसरी चीज जो ज्यादा अब रेलेवेंट हो जाएगी इज दैट कि जिन कंपनीज के पास लेवरेज ज्यादा है, जिन्होंने कर्जे ज्यादा लिए हैं अपनी बैलेंस शीट पे, जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो रिलेटिवली उनको फायदा ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर कंपनीज, राइट, बिकॉज उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा तेजी से गिरेगी। तो अगर आप ये दो तीन चीजें अपने माइंड में रखें कि जी जिसके पास नॉन एसेंशियल डीरेगुलेटेड प्राइसिंग वाली प्रोडक्ट्स किसके पास ज्यादा हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्स, कौन अपने मार्जिन बेटर मैनेज करता है, एंड हु इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड, तो आपको फिर एक पोर्टफोलियो आपका खुद ही बन जाएगा फार्मा सेक्टर के अंदर जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड आल्सो लुक एट द फैक्ट कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ज़ाहिर सदियों से ऑपरेट कर रही हैं, एंड जनरली फार्मा सेक्टर के बड़े रिच मल्टीपल्स होते थे एक जमाने में, जहां मार्केट 8-10 के मल्टीपल पे चलती थी तो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स जो है 15 से 20 के मल्टीपल पे चलते थे। आज a lot of those same pharma sector companies are trading at significantly lower valuations, जबकि उनके जो ROEs and margins जो हैं वो अभी भी बहुत strong हैं। तो with this new pricing regulation आप देख सकेंगे कि कंपनीज अपनी प्राइसेस भी बढ़ाएंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इट्स गुड टू बेसिकली ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट, और हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा भी है कि फार्मा कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वो थोड़ा सा लैग कर रहे थे जो शुरू हुई थी रैली जुलाई के अंदर, मगर इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आपने देखा होगा कि सेवरल फार्मा कंपनीज हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट। सही। अच्छा सर, कोई प्रोजेक्ट सिटी फार्मा के जो है नाम से शुरू होने वाला था यूएई में, और उसकी मतलब एक न्यूज़ आई थी, और सेकेंडली ये कि जो है पाकिस्तान को भी जो है एक्सपोर्ट शुरू जो है वो करने का जो है की परमिशन जो है दोबारा मिल गई है। तो इस बारे में लेटेस्ट क्या अपडेट है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। सो आइड से कि देखें पाकिस्तान के लिए ब्रॉडली अगर मैं बात करूं कि जी अगर जब हम एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें तो obviously pharmaceuticals is a very sensitive industry in terms of regulation, right, because you have to ensure अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ज़ाहिर आप दवा मरीजों के लिए बेच रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टिफ होते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप देखें हिस्टोरिकली पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट बेस फार्मास्यूटिकल्स में वो बड़ी लिमिटेड थी। जो हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट भी करती थी, मे बी श्रीलंका को थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती थी, बांग्लादेश को होती थी एक्सेट्रा, तो मगर देयर वाज नो बिग वो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें कि जो आपको रेगुलेशंस चाहिए होते हैं टू बिकम अ बिग फार्मा एक्सपोर्टर, जनरली उसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में हमें पता है कि उनकी फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, राइट, तो वो एफडीए स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऑफन जो आपका जो प्लांट होता है या आपकी जो भी फैसिलिटी होती है पाकिस्तान में, उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो अनलेस यू गेट दोज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कि जी यू आर मीटिंग दोज, यू आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू दोज मार्केट्स।
राइट। तो ये एक आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा, बिकॉज इफ यू लुक एट इंडिया एंड चाइना, दीज टू कंट्रीज हैव बिकम पावर हाउसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एपीआईज, और ये पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। एंड द रीजन इज बिकॉज उन्होंने अपनी लो कॉस्ट बेस एंड चीप लेबर कॉस्ट का पहले फायदा उठाया, अपनी फैसिलिटीज उन्होंने इस्टेब्लिश करी, फिर उन्होंने सर्टिफिकेशंस ली, और फिर उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपनी एक्सपेंशन करी, और अब वो पूरी दुनिया पे हावी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, और उनको कोई बीट नहीं कर सकता एज फार एज कॉस्टिंग गोल्स, राइट। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्ली मुश्किल होगा टू compete with those sort of countries, बिकॉज वो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड फ्रैंकली हमने अभी तक एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में जो FDA अप्रूव्ड या जो दूसरे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी फैसिलिटीज आई थिंक बातें काफी कंपनीज ने करी कि हम लगाएंगे, मगर अभी तक हमने इतना देखा नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका, और जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने हमसे शेयर की। और नाज़रीन, इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ कि जो है आपको इस पूरी डिस्कशन से बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी, और साथ ही साथ जो है आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।